हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, कल का वीडियो हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़े हुए सारी बातों को हमने क्लियर किया था। कुछ टॉपिक के बारे में भी हमने आपको बताया था, ठीक है। उसी टॉपिक को पकड़कर आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम पढ़ेंगे। देखिए, कल का जो हम एक टॉपिक पढ़ाए थे आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण युग्म है, ठीक है। यहाँ पर आपको युग्म लिखा दिख रहा होगा। युग्म का अर्थ होता है इसमें जोड़ा जोड़ा आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। हर एक सवाल में जोड़ा जोड़ा समीकरण मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मिलेगा दो समीकरण मिलेगा आपको, और हर एक समीकरण जो होता है वो ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है। ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में होगा, ठीक है। अब हम आपको बोले थे कि ए बी सी जो है ऊपर वाला में भी रहेगा और ए बी सी जो है वो नीचे वाला समीकरण में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ है मैंने उस वीडियो में बताया है आपको। इसमें थोड़ा जो है आपको समझने में दिक्कत होगा अगर उस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में ही सारा चीज़ क्लियर कर दे। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, सी को बराबर के दूसरे पर ले जाएंगे और हमारा चैप्टर है युग्म, तो इसीलिए हर एक सवाल के अंदर आपको दो दो समीकरण देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दो समीकरण दिख रहा है, ठीक है, दो समीकरण। तो दो समीकरण जो दिखेगा तो उसमें से हम क्या करेंगे, एगो को मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और एगो को मान लेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। ए बी सी का मान समीकरण फर्स्ट में भी रहेगा और ए बी सी का मान समीकरण सेकेंड में भी रहेगा। तो जो ए बी सी का मान समीकरण फर्स्ट में रहेगा उसको हम क्या करेंगे, A1 B1 और C1 कर देंगे, यानी कि पहचान में आ जाए, जिसके वजह से हम ऊपर वाले समीकरण में जो ABC है उसको 1 1 1 कर देंगे और नीचे वाले समीकरण में जो ABC है उसको हम 2 2 2 कर देंगे, ताकि समझ में आ जाएगा कि जब ये हम बोलेंगे कि A1 कितना है तो आप बोलिए कि समीकरण फर्स्ट में का जो A1 है वो, ठीक है। क्योंकि 1 1 1 ABC में आपको 1 मिलेगा ऊपर वाले समीकरण में, और 2 2 की बात करेगा तो आपको नीचे वाले समीकरण में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद क्या कर रहा था इसमें, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, ठीक है। यानी दोनों का रेशियो निकालना था, A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो और C1 C2 का रेशियो निकालना था। अगर देखिए A1 A2 का रेशियो, देखिए थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं कल वाला बात। A1 A2 का रेशियो बराबर है B1 B2 के रेशियो के, यानी A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो समझिएगा कि इस तरह का जब आएगा तो समझ लीजिएगा कि इसमें कितने हल हैं। तो इसमें हलों की संख्या हम बताएंगे। देखिए, 4-5 चीज़ हम बताए थे और 4-5 चीज़ में से हर एक चीज़ आपके एग्जाम में पूछा है और पूछेगा, ठीक है। इसीलिए सारी बातों को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो जब A1 बट्टा A2 बराबर रहेगा B1 बट्टा B2 के और ये बराबर नहीं रहेगा C1 बट्टा C2 के, तब जो है इसमें हलों की संख्या पूछेगा। देखिए, हलों की संख्या अगर आपसे पूछता है कि कितने हल होंगे, तो हलों की संख्या अगर पूछेगा आपसे तो इसमें जो है आपका, देखिए इसमें आपका हो जाएगा कोई हल नहीं, ठीक है। इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, मतलब शून्य हल होता है, शून्य हलों की संख्या होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए A1 बट्टा A2 ये वाला आपका बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तब क्या कीजिएगा, तब आपसे हल की संख्या पूछेगा तो बताइएगा आप कि इसमें अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अद्वितीय हल होता है जिसमें अद्वितीय का अर्थ होता है एक, ठीक है। अद्वितीय का अर्थ होता है एक, यानी कि केवल और केवल एक ही हल होगा इस समीकरण का, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे, आपका मान लीजिए कि A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2 अगर आ रहा है तो क्या कहिएगा कि अद्वितीय हल है इसका। लेकिन वही आ गया A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ठीक है, और ये भी बराबर आ गया C1 बट्टा C2। देखिए, तीनों तीन तरह का है। यहाँ पर इज नॉट इक्वल लगा हुआ है, यहाँ बराबर है, यहाँ शुरू में इज नॉट इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पे तीनों के तीनों बराबर हैं, यानी तीनों रेशियो, तीनों का जो अनुपात है वो समान रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि
अनेक हल है, यानी कि अनंत हल हो जाएंगे इसके, ठीक है, अनगिनत हल हो जाएंगे, ठीक है। तो हल की संख्या आपसे पूछेगा, पक्का पूछेगा एग्जाम में, ये बहुत ही MVBI टॉपिक है, ठीक है, MVBI टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। आप कहीं पर लिख लीजिए इस बात को, ठीक है, इसलिए इस डायग्राम को आप लोग दिमाग में रखिएगा। हल की संख्या पूछेगा तो आप बोलिएगा इस प्रकार से है, ठीक है, ये A1 B1 C1 इस प्रकार से, A2 B2 C2 इस प्रकार से हम समीकरण से ही निकालते हैं। ये कहाँ से आता है, तो दोनों समीकरण से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। इससे आगे थोड़ा हम और बताए थे आपको, देखिए ये तो हो गया हलों की संख्या। अगर आपसे पूछ देगा कि रेखाएं के बारे में, यानी रेखाओं के बारे में बताइए कैसी रेखा बन रही है, रेखाओं के बारे में आपसे पूछेगा, तो देखिए अगर रेखाओं के बारे में पूछेगा तो वैसे ही हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। अगर A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के और ये बराबर नहीं रहेगा C1/C2 के, तो समझिएगा कि इसका कैसा रेखा बनेगा, ये समीकरण समानांतर रेखा तैयार करेगा। इसको हम बोलते हैं समानांतर रेखा बोलते हैं, समानांतर रेखा, यहाँ पर लिख देते हैं समांतर रेखा बनेगा, ठीक है। कैसी रेखा, तो समानांतर रेखा, और समानांतर इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 आ रहा है, तो क्या होगा, तब जो रेखा बनेगा वो बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, तब बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, यानी किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को वो काटेगा, ठीक है, एक बिंदु पर काटेगा एक दूसरे को। अगर मान लीजिए तीनों के तीनों रेशियो समान है, तब समझिएगा कि ये संपाती रेखा बनाएगा। संपाती रेखा यानी दोनों के दोनों रेखा एक ही रेखा पर हो, यानी नीचे वाला पर ऊपर का रेखा बैठा हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम संपाती रेखा, ठीक है, संपाती रेखा बोलते हैं इसको हम। तो रेखाओं के बारे में बात करेगा तो इस तरह से आप रेखाओं के बारे में बता सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हलों की संख्या, ये हो गया रेखाओं की संख्या, माने रेखाओं की बात हो गई कि किस प्रकार का रेखा तैयार करेगा समीकरण हमारा, ठीक है। देखिए एक आपसे पूछेगा संगत है या फिर असंगत है, ठीक है, जैसा कि हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए हैं कि अनुपात A1/A2, B1/B2, देखिए हड़बड़ाइए नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको हम, तो आप लोग पेशेंस रख के बस इसको खाली समझ जाइए, ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो आप सीधे ताक दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर संगत असंगत की बात करेगा आपसे कि बताइए दो समीकरण देगा, कहेगा कि समीकरण युग्म का संगत है या फिर असंगत है, तो आपको ऐसे ही निकालना है A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो निकालिएगा तो तीनों में से कोनो ना कोनो तो टच करवे करेगा ना, या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर नहीं रहेगा C1/C2। अगर मान लीजिए इस प्रकार का आता है तो कहिएगा कि ये भाई असंगत है, ये असंगत है। एक ही होता है असंगत, वो जो समानांतर वाला है ना वही होता है असंगत, बाकी दोनों आपका हो जाएगा संगत, दोनों हो जाएगा संगत, ठीक है, संगत होगा दोनों। यानी प्रतिच्छेदी रेखा भी संगत होता है और संपाती रेखा भी आपका संगत होता है, केवल समानांतर रेखा असंगत होता है। जिसका कोई हल ना हो वो असंगत है, जिसका अद्वितीय हल हो वो प्रतिच्छेदी रेखा भी है और साथ में संगत भी है। अनेक हल वाले संपाती कहे जाते हैं और ये भी संगत होते हैं, ठीक है। इसका मेन डायग्राम याद रखिएगा कि यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 तो संगत है कि असंगत है, क्या कहिएगा, संगत है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो क्या कहिएगा, संगत क्या संगत, तो कहना है कि संगत है, ठीक है। ये 3 MVBI चीज़ है और ये 3 से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए इमरजेंसी में हम एक और चीज़ बता देते हैं आपको इमरजेंसी के लिए कि मान लीजिए कहीं डीप से क्वेश्चन आता है तो डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंसेगा नहीं, इसके लिए हम बता देते हैं। देखिए जब A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 के और ये बराबर नहीं रहेगा C1/C2 के, तब आप कहिएगा कि समीकरण कैसा है, पूछ देगा कि समीकरण युग्म किस प्रकार का है, तो आप कहिएगा कि ये है विरोधी समीकरण। कैसा है, तो विरोधी, आपको बोलना है कि ये विरोधी समीकरण है, ठीक है। और जब इस प्रकार से आएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 रहेगा तो कहिएगा कि ये है अविरोधी, क्या है, अविरोधी समीकरण है, ठीक है। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा तो कहिएगा कि ये आश्रित समीकरण है, आश्रित समीकरण है। बस इतना बात याद रखिएगा। आपका 2 से 4 नंबर, देखिए सवाल 2 नंबरी में भी आता है और 1 नंबरी में भी आता है, तो कुल मिलाकर 4 अंक से 5 अंक जो है आपके इस टॉपिक से क्लियर होने वाला है और आज की वीडियो में अभी आपको हम क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना, इसको स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, सारा चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो इस सारी चीज़ से हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन को लेते हैं इन सभी पर हम।
हलों की संख्या, किस प्रकार की रेखाएं हैं, संगत असंगत, विरोधी आश्रित और अविरोधी, इन सभी से जुड़ा हुआ सवाल हम यहाँ आपको बनाकर दिखाते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सवाल लेकर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सवाल पहले लिखा क्या रहेगा, लैंग्वेज में लिखा रहेगा, भाषा में लिखा रहेगा। वो भाषा किस प्रकार का होगा, देखिए अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। देखिए संगत संगत पूछ रहा है ना, संगत है या फिर असंगत है। यहाँ पर समीकरण दे देगा आपके सामने, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देगा, यानी कि जोड़ा में देखा। देखिए ये जोड़ा में है कि नहीं है, दो समीकरण है कि नहीं है, सवाल एक ही है लेकिन समीकरण दो दिया हुआ है। अब इस समीकरण में आपको अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताना है कि इस समीकरण युग्म का, माने ये समीकरण युग्म जो है, समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। इस संगत की बात है। रेखाएं भी पूछेगा कि किस प्रकार की रेखाएं बनाती है, और रेखाएं बनती है तीन तरह का, प्रतिच्छेदी, संपाती और समानांतर। अभी बोले हैं ना हम, चलिए। लेकिन अभी जो पूछ रहा है वो केवल संगत असंगत की बात है। तो चलिए बनाते कैसे हैं इसको हम आपको समझाते हैं। पहले देखिए दो समीकरण मिलेगा, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण पहला, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, समीकरण पहला और दूसरा मानने के बाद ए बी सी का मान लिखिएगा। देखिए ए बी सी ऊपरकों में है, ए बी सी नीचकों में है, तो क्या बोले थे कि ऊपर का समीकरण का जो ए बी सी है उसको हम 1 1 1 मानेंगे, और नीचे वाले समीकरण का जो ए बी सी है उसको हम 2 2 2 मानेंगे। यानी कि A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, ठीक है। फिर A2 बराबर B2 बराबर और C2 बराबर। देखिए A1 B1 C1 कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा समीकरण फर्स्ट में, और A2 B2 C2 कहाँ मिलेगा, तो सेकंड में मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला होता है A, दूसरा B, और आखिरी वाला जिसमें चर नहीं होता है वो C होता है। ठीक है, तो A का मान हमारा हो जाएगा 5। देखिए चिन्ह के साथ लिखना है, माइनस में रहेगा तो माइनस भी देना है आपको। ठीक है, B1 का मान होगा -4 और C1 का मान हो जाएगा -8। ठीक है, आराम से देखिए A2 का मान हो जाएगा 7, B2 का मान 6 और C2 का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 चिन्ह के साथ लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो तुलना करना है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तब ना मालूम चलेगा कि संगत है कि असंगत है। देखिए तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर, ठीक है, पुनः B1/B2 बराबर पुनः C1/C2 बराबर। देखिए A1/A2, तो A1 का मान कितना है, तो वो है 5/A2 का मान 7। ठीक है, B1 का मान कितना है, तो वो है -4, और B2 का मान कितने है, तो 6 है। ये कटने वाला है, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया ही 6, तो हो जाएगा कुल मिला के -2/3। ठीक है, C1 का मान कितना है, तो वो है -8, C2 का मान है 9, ये कटने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे। अब बताइए जरा आप, इतना ही काम करना है। ठीक है, अब बताइए क्या A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर आया। देखिए A1/A2 का मान है 5/7 और B1/B2 का मान है -2/3, क्या बराबर है दोनों, तो नहीं है, क्योंकि ये 5/7 है, माइनस में 2/3 है। तो जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वो संगत होगा कि असंगत होगा, वो डायग्राम दिमाग में लाइए जो हम पार के आपको अभी इससे पहले हम बताए हैं कि यदि A1/A2 क्या आ रहा है, A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये इज नॉट इक्वल आ रहा है, और इस प्रकार का रहेगा तो क्या होगा, तो संगत होगा। आप पीछे एक बार वीडियो को थोड़ा कीजिए और देखिए हम क्या लिखे थे, उसमें संगत लिखे थे, संगत एगो इसमें लिखे थे और एगो लिखे थे A1/A2 बराबर B1/B2 और ये भी बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर रहेगा तो संगत, और जब ये इज नॉट इक्वल रहेगा तो संगत, यानी कि ये इस रूप का है, इसीलिए ये क्या है बताइए, ये समीकरण युग्म क्या है, तो क्या बोलेंगे, संगत है। और ये बहुत भी है क्वेश्चन है, ठीक है, संगत हो जाएगा। देख लीजिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, समीकरण जो दिया रहेगा उसमें से A B C का मान आपको लिख लेना है। पहला समीकरण में जो रहेगा A B C उसको A1 B1 C1, दूसरा में जो रहेगा उसको A2 B2 C2, ठीक है। और उसके बाद तुलना करना है A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, C1/C2 का मान, तीनों मान निकाल के देखिएगा कि क्या A1/A2 के मान जो है B1/B2 के मान के बराबर है, उसके बाद B1/B2 का मान C1/C2 के मान के बराबर है। अब जिस तरह से आपका डायग्राम बनेगा उस तरह से आप उसका
जवाब दे सकते हो। अगर इस तरह का बन गया तो क्या कहिएगा, संगत है। इस तरह का बनेगा तो भी संगत। लेकिन एक और होता है कि ऐसा A1/A2 बराबर है ये B1/B2 के, लेकिन यही बराबर नहीं है C1/C2 के, तो कहिएगा कि क्या है ये, ऐसा रहेगा तो असंगत। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में ये सारी बातें फिट हो गया होगा। अगर फिट हो गया है तो 2-4 क्वेश्चन लिख के देते हैं, आप लोग इसको जो है ट्राई करके कमेंट करके बताइए कि बनता है कि नहीं बनता आप लोगों से। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए 5 सवाल हमने दिया है होमवर्क के लिए। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, सेम पैटर्न सेम तरीका से आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए कभी कभी होता क्या है कि आपके सवाल में समीकरण सजा हुआ नहीं मिलता है। सजा हुआ नहीं मतलब एग्जामिनर जो होता है ना वो थोड़ा समीकरण में थोड़ा चेंज कर देता है। मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें 2 गो पद इधर है, बाकी तीसरा पद उधर है, यानी 2 चर वाला पद एक साइड होना चाहिए और अचर पद दूसरा साइड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो सवाल दिए हैं हम, इसमें देखिए गौर से देखिएगा तो एक स्वयं वाला पद तो इधर है, लेकिन ये 12 कथी कर रहा है इधर, यानी कि गड़बड़ है ना। तो 12 को उस पट के लिएगा तो कथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। यानी कि ये बनेगा, अगर इसको आप सजाइएगा तो क्या होगा, 9x प्लस में 3y, ये तो ठीक है अपना जगह पर, ये 12 इधर है तो इसको ढकेलेंगे तो माइनस में 12। अब ये सज गया, सजाने के बाद ही कोई काम करना है। ठीक है, बिना सजाए हुए चलिएगा तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, यानी कि गड़बड़ हो सकता है, क्या गलती हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करिएगा, A1 B1 C1 गलती हो जाएगा। इसीलिए समीकरण दूसरा जो इसका है उसमें भी वही हाल है, 18x प्लस में 6y, और ये 24 जो है ना इसको ढकेलेंगे तो माइनस में जाएगा 24। ठीक है, तो अगर सजा हुआ समीकरण नहीं है तो एक काम कर लीजिएगा, सजा लीजिएगा उसको। सजाने के बाद उसको ट्राई कीजिएगा ना, 100% आप जो है सवाल को क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको संगत असंगत अगर पूछा ही एग्जामिनर तो आप सीधे सीधे जो है बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर दूसरा चीज़ पूछेगा, इसी टॉपिक यही रहेगा हमारा, लेकिन संगत असंगत ना पूछ के, क्या बोले हैं, हलों की संख्या भी पूछ सकता है आपसे, संगत असंगत भी पूछ सकता है आपसे, और रेखाओं के बारे में कि किस प्रकार का रेखाएं बनाएगा, संगत बनाएगा कि संपाती बनाएगा कि प्रतिच्छेदी बनाएगा कि समानांतर बनाएगा। रेखाएं 3 प्रकार की होती है, तो इस प्रकार से रेखाओं के बारे में भी पूछ सकता है। तो आपको हम सब चीज़ बना कर दिखाते हैं, एक सवाल बना के दिखाते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, खुद से आप ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, देखिए अब सवाल चेंज कर देगा आपके एग्जाम में। सवाल ऐसे पूछेगा कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके बताइए कि कुछ समीकरण देगा आपको एक सवाल दे देगा समीकरण युग्म, कि निम्न समीकरण युग्म का माने निम्न समीकरण युग्म जो है वो किस प्रकार का रेखाएं तैयार करती है। देखिए रेखाएं 3 तरह का बनता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनता है, ठीक है, संपाती बनता है और समानांतर बनता है। ठीक है, डायग्राम खाली दिमाग में रखिएगा रेखाओं के बारे में कि यदि A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 के, ठीक है, और ये बराबर नहीं रहेगा C1/C2 के, तो समझिएगा कि ये समानांतर रेखा है। ठीक है, समानांतर रेखा तैयार करेगा। अगर A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 के, यानी इज नॉट इक्वल B1/B2, तो कहिएगा कि ये जो है प्रतिच्छेदी बनेगा, ये प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी बनेगा। अगर A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 के और ये भी बराबर रहेगा C1/C2 के, यानी तीनों के तीनों जो है बराबर आ रहा है, तो कहिएगा कि ये संपाती रेखा तैयार करेगा, संपाती रेखा बनाएगा। ठीक है, ये ग्राफ में काम देगा आपको। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए ये सवाल हम ले लिए हैं एगो। देखिए आप जो है कोई भी सवाल ले सकते हैं, हम यहाँ पर वही सवाल को हम अगर रेखाएं के बारे में पूछेगा कि किस प्रकार की रेखाएं तैयार करती है तो उसको बनाकर दिखाते हैं। सेम प्रोसेस सेम प्रक्रिया। ठीक है, यानी A1 B1 C1 तीनों का मान निकालेंगे, A2 B2 और C2 का मान निकालेंगे। ठीक है, A1 का मान हो जाएगा 5। देखिए A1 B1 C1 आपको मिलेगा समीकरण पहला में, B1 का मान होगा -4 और C1 का मान हो जाएगा -8। चिन्ह के साथ लिखिएगा, अगर माइनस में है तो माइनस भी दीजिएगा। A2 का मान 7, B2 का मान 6 और C2 का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए A1/A2 बराबर, देखिए A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7, पुनः B1/B2 बराबर है। सेम प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। रेखाएं के बारे में पूछे या संगत असंगत पूछे या हलों की संख्या पूछे, कुछ भी पूछेगा तो आप सेम प्रक्रिया से बनाइएगा, सेम तरीका से बनाइएगा। B1 का मान है -4/B2 का मान यहाँ लिखना पड़ेगा, B1/B2 बराबर B1 का मान -4/B2 का मान 6, काटिएगा 2 दूना 4 2 तिया 6। सेम सवाल लिए थे हम 2/3। ठीक है, पुनः C1/C2 C1 का मान होगा -8/C2 का मान 9, ये तो कटने वाला नहीं है। अब बताइए क्या A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर है, तो कहिएगा कि सर जी नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब इज नॉट इक्वल आ रहा है, यानी कि इसका डायग्राम बन रहा है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, और जब ये इस प्रकार से बनेगा तो क्या कहिएगा
कि किस प्रकार की रेखाएं बनाएगा ये, तो इस प्रकार का रहेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलना है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो कहना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा तैयार करेगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखा तैयार करेगा। अगर देखिए प्रतिच्छेदी रेखा का अर्थ हुआ कि अगर आप इसे ग्राफ खींचते हैं ना, इस समीकरण में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ पक्का बनेगा और ग्राफ कहीं ना कहीं पर कटेगा, यानी इस प्रकार का रेखा तैयार करेगा, कहीं ना कहीं पर कटेगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये होता है प्रतिच्छेदी का मतलब। बात क्लियर है? अगर संगत पूछता तो क्या होता? संगत होता। यही सवाल संगतो था और यही सवाल प्रतिच्छेदी भी है। अगर आपसे हलों की संख्या पूछता कि बताइए इस समीकरण के कितने हल संभव है, तो इस समीकरण युग्म के केवल और केवल एक हल संभव है। क्यों? क्योंकि बताए थे ना, प्रतिच्छेदी में एक बिंदु पर कटता है, इसीलिए एक हल। समानांतर में एक को बिंदु पर न कटता है, देखिए दोनों ऐसे बनेगा, एक को बिंदु पर दोनों रेखा नहीं कटेगा तो एक को हल न होगा, मतलब जीरो हल। ठीक है, असंपाती में दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगा, इसीलिए वो अनंत बिंदु को टच करता है। दोनों रेखा जब एक ही पर रहेगा तो टच कितने भी पॉइंट पे करेगा, तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या फिर टच करता है, इसीलिए संपाती वाला के अनंत हल हो जाएगा, प्रतिच्छेदी वाला के एक हल। क्या लगी? एक ही बिंदु पर कटता है, समानांतर वाला का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे हलों की संख्या पूछता कि इस समीकरण में कितने हल होंगे, तो आप बोलते कि इसका केवल अद्वितीय हल होता। कितना? अद्वितीय हल संभव है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों, तो कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है। देखिए कुछ भी पूछेगा, इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछे, संगत पूछे, हलों की संख्या पूछे कितने हो सकते हैं, रेखाएं किस प्रकार की बना सकती हैं, तो आपको सेम प्रक्रिया से A1/A2 B1/B2 C1/C2 पर तुलना करना है। और जिस प्रकार का डायग्राम बनेगा आप ये सब दिमाग में रखिएगा, बोल दीजिए कि फलना चीज हो रहा है, बस। क्लियर है? चलिए देखिए, इतना समझ में आ गया तो आप इस पांचों सवाल को जो है घर पर जो है ट्राई कीजिएगा। और आप केवल एक चीज ट्राई नहीं कीजिएगा, आप संगत है कि असंगत है, ये पांचों में से कौन कौन संगत है कौन कौन असंगत है ये ट्राई कीजिएगा। दूसरा, ये पांचों में से कौन कौन किस प्रकार की रेखाएं तैयार करती है, मतलब कौन प्रतिच्छेदी रेखा तैयार करती है, कौन कौन संपाती रेखा तैयार करती है, कौन समानांतर रेखा तैयार करती है। ठीक है, ये बताना है आपको। तीसरा बात ये बताना है कि किसके कितने हल संभव है, अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। तो ये सारा चीज़ आप जो है तीनों बात क्लियर करके जो है इसको बना लीजिएगा। पांचों सवाल ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, देखिए हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो है कल, और ये दूसरा वीडियो था, ये दूसरा क्लास था हमारा। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा चीज़ हम पढ़ा नहीं पाए आपको। और भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते चलेंगे। तो कल का वीडियो यानी कि हमारा जो अगला वीडियो होगा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, वो बहुत ही खास होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमको कितने विधियां पढ़ना है और वो कौन कौन सी विधि है। ठीक है, जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, ये हम हल नहीं निकाल रहे हैं, मालूम होना चाहिए आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो हल करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो दोनों चर के लिए करते हैं, मतलब x और y का मान निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि ax + by = c और ax + by = c, ये दोनों समीकरण जो है, ये दोनों समीकरण का जो हल करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो ये दोनों चर के मान निकालने के लिए, मतलब x का मान निकालने के लिए और y के मान निकालने के लिए दोनों का हल करते हैं। तो इन x और y के मान निकालने के लिए जब हल करते हैं तो कितने विधि से हल कर सकते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 6 मेथड है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कितने विधि से कर सकते हैं, तो 6 मेथड से कर सकते हैं। लेकिन आपके क्लास में केवल 4 मेथड ही पढ़ना है आपको, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और एक है ग्राफीय विधि। और ये सारा के सारा मेथड इंपॉर्टेंट है। हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो में सारे मेथड को सीखेंगे पहले, क्योंकि इन्हीं 4 मेथड पर प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि और एक है ग्राफीय विधि, इन्हीं 4 विधि पर पूरे किताब आपका जो है बेस है पूरा अड़ा हुआ है। ठीक है, तो चारों विधि अगर आपको आता है या आ जाएगा बनाने तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाइएगा। ठीक है, 5 नंबरी सवाल बहुत पूछता है इस लेसन से, यानी इस चैप्टर से 5 नंबरी सवाल कम से कम 2 गो पूछबे करेगा। एगो ग्राफ तो फिक्स है और एगो लैंग्वेज सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में, यानी कि इस चैप्टर से 2 गो 5 नंबरी फिक्स है इस चैप्टर से। लंबा चैप्टर थोड़ा है। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़े थोड़े टॉपिक को हर एक वीडियो में पढ़िए, लेकिन हर एक वीडियो को आराम से देखिए, समझिए और क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, देखिए ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि ईमानदारी पूर्वक पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग बोल देते हैं आपको, आप वीडियो देख लिए, छोड़ दिए, भूल गए। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि टीचर सामने में होते हैं और वहीं पर ऑन द स्पॉट जो है
हिसाब किताब होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हिसाब किताब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है तैयारी अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ईमानदारी दिखाइएगा तो आप कहीं भी हो अच्छा से पढ़ पाइएगा और अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग 3.2 बना कर आइएगा। ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2, 3, 4 ये तीनों सवाल को ट्राई कीजिएगा। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों सवाल को ट्राई कीजिएगा। ये तीनों सवाल जो आज हम पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए हैं, उसी पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास जो है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस सब सवाल को जो है आप लोग बनाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं बनता है तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।